हेलो दोस्तों, मैं महफूज हसन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा विल पर। जैसा मैंने आपको इंट्रो क्लास में बताया था कि मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा, तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं हिंदी व्याकरण का पहला चैप्टर वर्णमाला। वर्णमाला जो कि एक ऐसा चैप्टर है जिसको हम बार बार पढ़ते हैं, बार बार भूल जाते हैं, या उसमें हमारे हमेशा डाउट बने रहते हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी, मैं आपको वर्णमाला पढ़ाऊंगा इतना डीपली और इतना प्रैक्टिकली कि आप कभी भी वर्णमाला नहीं भूलेंगे और ना उसमें आपका एक भी डाउट रहेगा। ये मेरी गारंटी है। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ क्लास के आखिर तक। तो मैं शुरू करता हूँ। वर्णमाला 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 है दोस्तों वर्णों का व्यवस्थित समूह। वर्णों का व्यवस्थित समूह। तो वर्णमाला क्या है? वर्णमाला है वर्णों का व्यवस्थित समूह। और हमारी हिंदी वर्णमाला में जो कुल वर्ण हैं, कुल वर्ण, तो कुल वर्ण है 52। ये 52 वर्ण, कुल वर्ण कौन कौन से हैं और किसको क्या कहते हैं, सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे। तो हमारी हिंदी वर्णमाला में 11 है स्वर। स्वर है 11 और 11 स्वरों में है ए, आ, ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ, रीरी, ए, आई, ओ, औ। ये 11 स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में। और एक होता है अनुस्वर। स्वर होते हैं 11 और एक होता है अनुस्वर। और एक अनुस्वर है ये अंग। एक विसर्ग है, विसर्ग भी एक है, और विसर्ग है ये अह। अंग और अह, इन दोनों को, अनुस्वर और विसर्ग को कहते हैं अयोगवाह वर्ण। इनको अयोगवाह कहते हैं, इनको कहते हैं अयोगवाह वर्ण। ये बात थी स्वरों की। उसके बाद मैं व्यंजन की बात करता हूं। तो 39 व्यंजन है। 39 व्यंजनों में सबसे पहले 25 स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श, स्पर्श को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श वर्गीय या इनको उदित भी कहते हैं। स्पर्श वर्गीय या उदित व्यंजन। और ये है दोस्तों 25। 25 में है कै, खे, गे, घे, अणे, चे, छे, जे, झे, उए, टे, ठे, डे, ढे, अणे, ते, थे, दे, धे, ने, पे, फे, बे, भे, में। तो ये जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, या इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि इनमें 5 वर्ग होते हैं। कै वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग, पे वर्ग। हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। और हर वर्ग का पहला वर्ण होता है, फिर दूसरा वर्ण होता है, फिर तीसरा वर्ण होता है, फिर चौथा वर्ण होता है, और फिर 5वां वर्ण होता है। प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण है, इनको कहते हैं हम नासिक्य वर्ण। नासिक्य वर्ण, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण है उसको बोलते हुए हवा नाक से निकलती है, इसलिए इनको कहते हैं नासिक्य वर्ण, या इनको पंचमाक्षर भी कहते हैं। पंचमाक्षर, पंचमाक्षर भी कहते हैं। और जो ये टे वर्ग है, टे वर्ग में 2 एक्स्ट्रा वर्ण होते हैं। एक होता है ड़ और एक होता है ड़। ये दोनों टे वर्ग में होते हैं। इनका विकास होता है ड और ढ से, इसलिए इनको विकसित व्यंजन कहते हैं। इनको कहते हैं विकसित व्यंजन। ये टे वर्ग में एक्स्ट्रा होते हैं, अतिरिक्त होते हैं, इसीलिए इनको अतिरिक्त व्यंजन भी कहते हैं। अतिरिक्त व्यंजन, इनमें 2 भाषाओं का गुण होता है, इसलिए इनको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं।
द्विगुण व्यंजन। इनको बोलते समय जीभ ऊपर की तरफ उछलती है, ळ, जीभ ऊपर की तरफ उछलती है, इसलिए इनको उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं। उच्छिप्त व्यंजन, उश्रिप्त व्यंजन भी इन्हीं को कहते हैं, उश्रिप्त व्यंजन। और इनको ताड़नजात वर्ण भी कहते हैं, ताड़नजात वर्ण भी कहते हैं इनको। और इनको संकर वर्ण भी कहते हैं, संकर वर्ण, क्योंकि ये दो भाषाओं, हिंदी और फारसी, दो भाषाओं का इनमें मिश्रण होता है, इसलिए इनको संकर वर्ण भी कहते हैं, आप याद रखेंगे। तो स्पर्श व्यंजन है 25 और उच्छिप्त व्यंजन है 2, ठीक है। इसके अलावा 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन है दोस्तों 4, और 4 में होता है एक य, रे, ले और वे। ऐसे ही 4 होते हैं ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन। और ऊष्मीय व्यंजन भी 4 हैं। ऊष्मीय व्यंजन में 3 श आते हैं, से और एक होता है। ये 4 होते हैं ऊष्मीय व्यंजन। और 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन में भी, संयुक्त व्यंजन 4 है। संयुक्त का मतलब है ऐसे व्यंजन वर्ण जो 2 व्यंजन वर्णों से मिलकर बनते हैं। जैसे एक इसमें आता है अक्षय, और अक्षय बनता है आधा कै प्लस श से। एक आता है इसमें त्रय, और त्रय बनता है आधा तय प्लस रे से। ऐसे एक होता है संयुक्त व्यंजन श्रेय, और श्रेय बना है आधा से प्लस रे से। एक संयुक्त व्यंजन होता है ज्ञ, और ज्ञ बना है आधा जय प्लस उ से। तो ये 4 संयुक्त व्यंजन है। इस तरह से ये पूरे 52 वर्ण हो जाते हैं। देखो एक बार हम काउंट कर लेते हैं। 11 होते हैं स्वर और 2 होते हैं अयोगवा। एक अंग होता है, एक अह होता है। 11 और 2 कितने हो जाते हैं? 13। 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन, 13 और 25 हो जाते हैं 38। 2 होते हैं उच्छिप्त, 38 और 2 हो जाते हैं 40। 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन, 40 और 4 हो जाते हैं 44। 4 होते हैं ऊष्मीय, 44 4 हो जाते हैं 48। और 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन, और 48 और 4 हो जाते हैं 52। ये टोटल 52 वर्ण होते हैं, जिनकी गणना हम हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत करते हैं। इनके अलावा कुछ और भी वर्ण होते हैं इनके अलावा, लेकिन वो इनकी गणना 52 वर्णों में नहीं करते। जैसे आगत, एक होता है आगत स्वर, एक होता है आगत स्वर, इसको लिखते ऐसे करके। तो इंग्लिश शब्दों को अगर हम हिंदी में लिखते हैं, जैसे डॉक्टर या मॉनिटर, तो उन शब्दों को, जैसे ऑस्कर, अगर इंग्लिश के शब्दों को हम हिंदी में लिखते हैं तो उसमें इस स्वर का प्रयोग किया जाता है। इसको कहते हैं हम आगत स्वर। कुछ आगत व्यंजन भी होते हैं, आगत व्यंजन। और आगत व्यंजन होते हैं ज और फे। तो 2 आगत व्यंजन होते हैं और 1 आगत स्वर होता है, ठीक है। ये जो आगत व्यंजन होते हैं, इनका प्रयोग हम करते हैं अरबी और फारसी भाषा के शब्दों को लिखने में। इनके अलावा एक होता है चंद्र बिंदु स्वर, एक होता है चंद्र बिंदु स्वर, या चंद्र बिंदु स्वर को अर्धनुस्वर भी कहते हैं, अर्धनुस्वर। चंद्र बिंदु स्वर या अर्धनुस्वर ये कहते हैं हम इसको, जिससे हम चांद लिखते हैं, है ना। तो ये चंद्र बिंदु स्वर या अर्धनुस्वर होता है। इसकी गणना भी हम 52 वर्णों के अंतर्गत नहीं करते हैं। इसका प्रयोग हम तद्भव शब्दों को लिखने में करते हैं। तद्भव शब्दों को, तत्सम शब्द जो लिखे जाते हैं वो अनुस्वर से लिखे जाते हैं। वो किससे लिखे जाते हैं? अनुस्वर से। और तद्भव शब्द जो लिखे जाते हैं वो अर्ध अनुस्वर से लिखे जाते हैं। तो आपको यहां तक वर्णमाला का चैप्टर समझ आ गया होगा। इसके आगे अब मैं आपको एक एक करके पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा केवल स्वरों पर, ठीक है। आप पहले एक बार इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले हम स्वर की बात करते हैं। और स्वर मैंने आपको बताया, स्वर होते हैं 11। ए, आ, ई, उ, ऊ, री,
ए आई ओ औ, ये 11 स्वर होते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात और याद रखेंगे, स्वरों को अच भी कहते हैं, स्वर को हम अच भी कहते हैं, अच। ठीक है, जैसे व्यंजन को हल कहते हैं, ऐसे स्वर को क्या कहते हैं, अच कहते हैं। तो स्वर की विशेषता, स्वर वर्णों की विशेषता ये होती है, स्वर वर्ण स्वतंत्र होते हैं। तो लिख लेना, ये स्वतंत्र होते हैं। कैसे होते हैं ये स्वतंत्र होते हैं। ठीक है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कितनी मात्राएं होती हैं, हिंदी वर्णमाला में मात्राएं कितनी होती है, क्योंकि प्रत्येक स्वर मात्रा है, तो स्वर 11 है, मात्राएं भी 11 होनी चाहिए थी। लेकिन ए जो स्वर है, ए, इसकी मात्रा नहीं होती है, इसलिए मात्रा कितनी होती है, 10। तो यहां पर लिख लेना आप, मात्रा किसकी नहीं होती है, ए की मात्रा नहीं होती है। ठीक है। चलिए, अब हम अलग अलग आधार पर स्वर पढ़ेंगे। जैसे मुख खुलने के आधार पर स्वर होते हैं, होठों के आधार पर स्वर होते हैं, जीभ के आधार पर स्वर होते हैं, ऐसे ही जाति के आधार पर स्वर होते हैं। इस तरीके से अलग अलग आधार पर स्वर होते हैं, तो हम अलग अलग आधार पर पढ़ेंगे। ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको पढ़ा रहा हूं जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर स्वर। तो दोस्तों, जीभ के आधार पर स्वर होते हैं 3 प्रकार के। जीभ के आधार पर जो स्वर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। इसमें एक होते हैं अग्र स्वर, जो जीभ के आधार पर होते हैं अग्र स्वर होते हैं, मध्य स्वर होते हैं, मध्य, और तीसरा पश्च स्वर होते हैं। तो 3 प्रकार के स्वर होते हैं जीभ के आधार पर। जो जीभ के अगले हिस्से से बोले जाते हैं वो अग्र स्वर होते हैं, जो जीभ के मध्य हिस्से से बोले जाते हैं वो मध्य स्वर होते हैं, और जो जीभ के पश्च हिस्से से बोले जाते हैं, वो जो जीभ के पिछले हिस्से से बोले जाते हैं, वो पश्च स्वर होते हैं। ये 11 स्वर होते हैं। इनमें से कुछ अग्र हैं, कुछ मध्य हैं, कुछ पश्च है। तो आपने कैसे याद करने में थोड़ा सा आपको तरीका बता रहा हूं। देखो, कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिनमें 3 इकाई दिखाई देती है हमें, जैसे ए आ, उ ओ औ, इनमें 3 इकाई दिखाई देती है। तो इसको याद करने का एक तरीका है, मध्य स्वर में आपने ए याद करना है। मध्य स्वर में, जीभ के आधार पर मध्य स्वर में केवल कौन सा आता है, ए। अब 3 इकाई से बनने वाले सारे के सारे पश्च स्वर, और 3 इकाई से न बनने वाले सारे के सारे अग्र स्वर। तो देखो, 3 इकाई से कौन कौन से बनता है, ए तो हमारा मध्य में आ जाता है, तो बनता है आ, उ, ओ और औ। तो ये 3 इकाई से बनने वाले सारे के सारे कैसे होते हैं, पश्च स्वर। और 3 इकाई से न बनने वाले सारे के सारे कैसे होते हैं, ई, बड़ी ई, रीरी, ए और आई। तो ये 3 इकाई से न बनने वाले सारे के सारे क्या होते हैं, अग्र स्वर, और 3 इकाई से बनने वाले सारे के सारे क्या होते हैं, पश्च स्वर, और एक इसमें आता है मध्य में, आप याद रखेंगे। ठीक है। चलिए, ऐसे देखेंगे होठों के आधार पर स्वर, होठों के आधार पर स्वर। तो होठों के आधार पर स्वर दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। होठों के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो इसमें एक होता है वृत्तमुखी स्वर। वृत्तमुखी, वृत्तमुखी का मतलब है जिसको बोलते हुए मुख जो है वृत्त के समान गोल हो जाता है। तो ऐसे वाले स्वर क्या कहलाते हैं, वृत्तमुखी स्वर। और दूसरे होते हैं अवृत्तमुखी स्वर, अवृत्तमुखी स्वर। तो वृत्तमुखी स्वर और अवृत्तमुखी स्वर, अब देखते हैं हम किसको बोलते हुए, किस स्वर को बोलते हुए मुख जो है वृत्त के समान हो जाता है, और किसको बोलते हुए मुख वृत्त के समान नहीं होता है। जैसे ए आ, ई, ऊ को बोलते हुए जो मुख है वो वृत्त के समान हो जाता है। तो ऊ वृत्तमुखी है, बड़ा ऊ भी वृत्तमुखी है, और एक ओ और औ वृत्तमुखी। ये 4 वृत्तमुखी होते हैं। तो वृत्तमुखी में 4 होते हैं, ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ये 4 स्वर ऐसे होते हैं जिनको बोलते हुए मुख जो है वो वृत्त के समान हो जाता है, गोल हो जाता है। और बाकी सारे के सारे अवृत्तमुखी होते हैं, चाहे वो ए हो, आ, ई, बड़ी ई, रीरी, ए और आई। तो ये 7
अवृत्तमुखी होते हैं और ये 4 वृत्तमुखी स्वर होते हैं। होंठों के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। ऐसे ही हम टॉपिक नंबर सी में देखेंगे। मुख खुलने के आधार पर स्वर। मुख खुलने के आधार पर स्वर। तो मुख खुलने के आधार पर स्वर होते हैं 4 प्रकार के। याद रखेंगे, मुख खुलने के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो इसमें एक होता है संवृत स्वर। संवृत स्वर, जिन स्वरों को बोलते हुए सबसे कम मुख खुलता है, ऐसे स्वरों को कहते हैं संवृत स्वर। दूसरे होते हैं अर्धसंवृत स्वर। अर्धसंवृत स्वर होते हैं, संवृत से अधिक मुख खुलता है तो अर्धसंवृत कहलाते हैं, और जिन स्वरों को बोलते हुए अर्धसंवृत से भी अधिक मुख खुलता है वो कहलाते हैं अर्धविवृत। अर्धविवृत स्वर। और 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं विवृत स्वर। विवृत स्वर, तो मैं एक बार फिर बता देता हूं, ये 11 स्वर हैं और मुख खुलने के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। जिनको बोलते हुए सबसे कम मुख खुलता है वो संवृत है, इससे अधिक मुख खुलेगा तो अर्धसंवृत, उससे भी अधिक मुख खुलता है तो अर्धविवृत, और सबसे ज्यादा मुख अगर खुलता है तो विवृत स्वर। तो संवृत स्वर में आते हैं ई, बड़ी ई, रीरी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। इनको, ये जो 5 स्वर हैं ई, ई, रीरी, ऊ, इनको बोलते हुए सबसे कम मुख खुलता है। आप प्रैक्टिकली बोलकर देख भी सकते हैं। ऐसे अर्धसंवृत में 2 स्वर आते हैं, ए और ओ। इनसे अधिक मुख खुलता है तो वो अर्धसंवृत स्वर कहलाते हैं। तो अर्धसंवृत में आते हैं ए और ओ, ए ओ, और अर्धविवृत में आते हैं आई और औ, और आता है ए, और विवृत में आता है आ। देखिए मैं फिर दोबारा से बता रहा हूं, आपने ये क्रम याद रखना है, ये वाला संवृत, अर्धसंवृत, अर्धविवृत, विवृत, क्योंकि सबसे कम मुख खुलेगा, उससे अधिक, उससे अधिक, सबसे अधिक। ठीक है, तो आपने फिर इनको याद कैसे करना है? देखो, ए आता है अर्धसंवृत में, ए, आई आता है अर्धविवृत में, ओ आता है अर्धसंवृत में, औ आता है अर्धविवृत में। तो ऐसे करके ए, आई, ओ, औ। ऐसी ए आता है अर्धविवृत में और आ आता है विवृत में। तो ए, आ भी दोनों ऊपर नीचे रखे हुए हैं। ठीक है, और बाकी के बचे हुए ई, ई, री, री, ऊ, ये किस में आ जाएंगे? संवृत स्वर में। ठीक है, तो मुख खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हो जाते हैं? 4 प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में फिर आगे पढ़ाता हूं। चौथे टॉपिक में लिखेंगे होते हैं मात्रा के आधार पर। मात्रा या कालमान। मात्रा या कालमान के आधार पर स्वर, या उच्चारण काल। उच्चारण काल के आधार पर स्वर, या उच्चारण काल के आधार पर स्वर। और ये होते हैं दोस्तों 3 प्रकार के। उच्चारण काल के आधार पर स्वर होते हैं 3 प्रकार के। उसमें नंबर 1 होते हैं लघु स्वर। लघु स्वर, और लघु स्वरों को हम मूल स्वर भी कहते हैं, या इनको हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर, या इनको हम प्राथमिक स्वर भी कहते हैं। इनको प्राथमिक स्वर भी कहते हैं। इनको एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। एक मात्रिक, क्योंकि एक मात्रा वाले होते हैं तो इसलिए इनको एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ये 4 होते हैं लघु स्वर, 4। छोटा वाला ए होता है, छोटी वाली ई, और छोटा वाला ऊ होता है, और रीरी। ये 4 होते हैं एक मात्रिक स्वर, क्योंकि इनकी एक मात्रा होती है। ऐसे नंबर 2 पर होते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वरों को गुरु स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वरों को गुरु स्वर भी कहते हैं, और संधि स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर, संधि स्वर। दीर्घ स्वरों को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। द्विमात्रिक स्वर। ठीक है,
तो द्विमात्रिक स्वर होते हैं 7। जैसे एक मात्रिक स्वर होते हैं 4, द्विमात्रिक स्वर होते हैं 7। तो द्विमात्रिक में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 द्विमात्रिक स्वर होते हैं क्योंकि इनकी सबकी 2 मात्रा होती है। ठीक है, ये आ 2 स्वरों से मिलकर बनता है, ए प्लस ए से, ऐसे ई भी ई प्लस ई से, ऊ भी ऊ प्लस ऊ से, ए प्लस ई से, ऐ ए प्लस ए से, ओ ए प्लस ऊ से, औ ए प्लस ओ से। तो ये इसलिए 2-2 स्वरों से मिलकर बनते हैं, इसलिए इनको संधि स्वर कहते हैं। ठीक है, बड़े होते हैं इसलिए दीर्घ स्वर कहते हैं, बड़े होते हैं इसलिए गुरु स्वर कहते हैं। ठीक है, और 2 मात्राओं के बराबर इनका उच्चारण काल होता है, इसलिए इनको द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, याद रखेंगे। और तीसरे प्रकार के होते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, तो प्लुत स्वर वास्तविकता में प्लुत स्वर होते नहीं, प्लुत स्वर बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं मैं आपको बता रहा हूं, देखो। जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक का समय लगता है, 2 मात्रा से अधिक का समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक का समय लगता है वो क्या कहलाते हैं? प्लुत स्वर। इन प्लुत स्वरों में प्रयोग किया जाता है। अब 2 मात्रा से अधिक का समय कैसे लगेगा? तो इनमें प्रयोग होता है वर्तुल रेखा। वर्तुल रेखा का इनमें प्रयोग होता है, और वर्तुल रेखा का संकेत है ऐसे करके, आपने देखा होगा। और एक वर्तुल रेखा बराबर होती है 2 मात्रा। इनमें प्रयोग होता है 3 इकाई का, 3 इकाई का प्रयोग होता है, और 3 इकाई का संकेत होता है ऐसे करके। और 3 इकाई का जो मान होता है प्लुत स्वरों में वो होता है 3 मात्रा के बराबर, 3 मात्रा के बराबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं लिखकर दिखाऊं आपको, एक शब्द है, मैं लिख रहा हूं राम, ऐसे करके मैंने लिखा राम। अच्छा, अगर मैं नॉर्मल राम लिखूं तो राम में 2 मात्रा है और मैं में 1 मात्रा है। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं राम। लेकिन अगर मैंने वर्तुल रेखा बीच में लगाई है तो एक वर्तुल रेखा 2 मात्राओं के बराबर है। तो राम में ऑलरेडी 2 मात्रा है, फिर इस वर्तुल रेखा में 2 मात्रा, फिर इस वर्तुल रेखा में 2 मात्रा। इस तरह से रा को हमें 6 मात्राओं के बराबर खींचकर पढ़ना पड़ेगा। तो इसको हम पढ़ेंगे राम। तो ऐसी कंडीशन में हम रा को बोलेंगे प्लुत स्वर, क्योंकि प्लुत स्वर वर्तुल रेखा या 3 इकाई की मदद से बनाए जाते हैं। जैसे तुमने लिखा हुआ देखा होगा, कई बार लिखा रहता है ओम। तो ओम में क्या होता है, ऐसे करके 3 इकाई बीच में बनी होती है ओम। तो ओम में होती है 2 मात्रा, फिर 3 इकाई होती है, फिर मैं होता है। तो 3 इकाई का मतलब 3 मात्रा। तो 2 और 3 कितनी मात्रा हो जाती है? 5 मात्रा। तो अब हमें इसका उच्चारण कैसे करेंगे? इसका उच्चारण हम ऐसे करके करेंगे ओम, ऐसे करके हमें इसका उच्चारण करना पड़ेगा। तो ऐसे वाले स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्राओं से अधिक का समय लगता है, चाहे वो वर्तुल रेखा लगाकर हमने बनाया हो या उसको 3 इकाई लगाकर हमने बनाया हो, तो ऐसे वाले जो स्वर हैं वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। ठीक है, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। देखो, मैंने 4 आधार पर आपको पढ़ा दिए। जीभ के आधार पर स्वर 3 प्रकार के, फिर मैंने बताया आपको होंठों के आधार पर स्वर 2 प्रकार के, फिर मैंने बताया आपको मुख खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के, फिर मैंने बताया आपको उच्चारण काल के आधार पर स्वर 3 प्रकार के। अब मैं टॉपिक नंबर 5 पर, मतलब ई पर, आप लिखेंगे जाति के आधार पर। जाति के आधार पर स्वर होते हैं 2 प्रकार के। जाति के आधार पर जो स्वर होते हैं वो होते हैं 2 प्रकार। नंबर 1 होते हैं सजातीय, सजातीय, और सजातीयों को मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। मूल दीर्घ स्वर,
देखो इसमें सजातीय में आता है, एक आता है आ, एक होती है बड़ी ई और एक होता है बड़ा ऊ। इनको सजातीय इसलिए कहते हैं क्योंकि ये समान जाति के वर्णों से मिलकर बनते हैं। जैसे आ बनता है ए और प्लस ए से, ऐसी बड़ी ई बनती है छोटी ई प्लस छोटी ई से, ऐसी बड़ा ऊ बनता है छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ से। तो छोटा ऊ से मिलकर बन जाता है बड़ा ऊ, छोटी ई से मिलकर बन जाता है बड़ी ई, छोटा ए से मिलकर बन जाता है बड़ा आ। तो ये जो होते हैं ये दीर्घ स्वर होते हैं, मैंने आपको अभी पीछे पढ़ाया मात्रा के आधार पर, ठीक है। दीर्घ स्वर होते हैं तो दीर्घ होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, समान जाति के वर्णों से मिलकर दीर्घ बने हैं, तो इसलिए इनको मूल दीर्घ स्वर भी कहते हैं और इनको सजातीय स्वर भी कहते हैं। जाति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, सजातीय और दूसरे होते हैं विजातीय स्वर। विजातीय या विजातीय को कहते हैं संयुक्त दीर्घ स्वर, विजातीय को कहते हैं संयुक्त दीर्घ स्वर। और विजातीय में आते हैं, विजातीय में आता है एक तो ए, ऐ, ओ और औ। देखिए ये ए, ऐ, ओ, औ ये चार विजातीय स्वर हैं और ये तीन सजातीय स्वर है। तो सजातीय का मतलब समान जाति के स्वरों से मिलकर जब एक बड़ा स्वर बनता है उसको सजातीय स्वर कहते हैं, और जब समान जाति के स्वरों से नहीं मिलकर बनता है ना, अलग अलग जाति के स्वरों से मिलकर एक बड़ा स्वर बनता है तो उसको विजातीय स्वर कहते हैं। जैसे ए बनता है, ए बना है ए प्लस छोटी ई से मिलकर बनता है ए, और ऐ बनता है ए प्लस ए से मिलकर, ऐसे ओ बनता है ए प्लस ऊ से, और औ बना है ए प्लस ओ से, औ बना है ए प्लस ओ से। तो ये समान जाति के नहीं होते, ए ऊ ए ई, इसलिए इनको विजातीय स्वर कहते हैं। तो विजातीय स्वर है 4 और सजातीय स्वर है 3। चलिए ये बात थी स्वरों की, अब इसके आगे हम बात करेंगे व्यंजन की।